हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं आईआईटी का रहेगा टेस्ट नंबर 17 और 17 टेस्ट नंबर के अंदर हम लोग करेंगे बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। और ये जो मॉक टेस्ट है जिस लेवल का होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी आपके एग्जाम में सेम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ना 1% अप ना 1% डाउन, बिल्कुल एग्जाम लेवल का। देखो सवाल कितने बन रहे हैं वो तो मैटर करता है, बट उससे भी ज्यादा मैटर करता है कितने टाइम में सवाल बन रहा है। समझ रहे हो? हमारे पास टाइम होता है 25 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने का, और यूट्यूब पे बनाते हैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। और बना के बाबा नहीं बनने का, ठीक है? आराम से सवाल बनाओ, बन रहा है बढ़िया है। और यही चीज ना, ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि हमसे बन रहा है तो हम पढ़ेंगे नहीं। बनाओ, जितना सवाल बन रहा है उतना पढ़ाई को कंटिन्यू करो, उससे डिफिकल्ट लेवल के सवाल बनाने की कोशिश करो। बाकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करो, बाकी मॉक तो मैं करा ही रहा हूँ यूट्यूब पे। बाकी चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ। आप में से अगर कोई भी बच्चा कम टाइम के अंदर ना बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो आपको मैं स्पेशली बता रहा हूँ वाई ग्रुप के लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जस्ट 600 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा भाई, बेस्ट एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर आपको वाई ग्रुप की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। मतलब जिसको कहते हैं ना मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज, वो। और साथ ही साथ पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, देखो दिलासा देने वाला काम नहीं, हम सिलेक्शन देते हैं। और हमारा ये क्या है, मोटो है कि हम दिलासा नहीं सिलेक्शन दिलवाते हैं। और इस बार भी मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड ले लेके पहुंच रहे हैं, और उनका सिलेक्शन देखना बहुतों का होने वाला है इस बार। तो इस बैच की प्राइस है 600 रुपये, और इस बैच को लेने के बाद कुछ भी अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, ना मॉक टेस्ट ना पीडीएफ, कुछ नहीं, सब इस बैच के अंदर मिलेगा। आप व्हाट्सअप कर लो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा एप्लीकेशन चलाना कैसे है, डाउनलोड कैसे करना है, तो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो। या फिर आप में से कोई मॉक टेस्ट लेना चाहता है, देखो आपको लगता है कि हमने बेसिक पढ़ लिया है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो 120 रुपीज में, वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट। वहां पे रैंक वगैरह शो करेगी आपके बच्चों के बीच में क्या रैंकिंग है। और अगर आप वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? और ये तो टेस्ट सीरीज नहीं है, इंग्लिश की बैच है। अगर आपको वाई ग्रुप या फिर एच ग्रुप की इंग्लिश की बैच चाहिए, तो स्पेशली अलग से इंग्लिश की बैच है। बट इस वाले बैच में ना हर चीज पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश और रागा। तो आपको अगर ये बैच ना लगे, सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आप इंग्लिश की बैच भी ले सकते हो। बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है। पहला सवाल देखो, कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? कहोगे सर इंडिया तो नहीं है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, इंडिया नहीं है। सबसे ज्यादा इंडिया नहीं जीता है। कौन जीता है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। और सेकंड नंबर पे कौन था? इंग्लैंड था। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 2022 से कॉमनवेल्थ गेम में 178 जीते हैं। और ये कौन था? इंग्लैंड, इसने 175 के आसपास, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, 175 या फिर हाँ 175 ही याद था, 3 का गैप था। तो हाँ, इसका 178 हो गया ना ऑस्ट्रेलिया का, और तो फिर 3 का गैप था तो इसका 175 हो गया बस। तो सबसे ज्यादा जीता था इसने। क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलिया ने। भी सही है। कह रहे तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? देखो विश्व का पहला देश जिसने तंबाकू पे कंप्लीटली बैन लगा दिया, वो है भूटान। ऑप्शन नंबर डी है। ओके। थर्ड कह रहा है स्टीडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला? सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोगों को पता है? मैं देखना चाहूंगा आपके दिमाग में आ भी क्या होगा कि मैं कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी? ठीक है, चलो। बाकी यहाँ पे पूछा जाए सबसे पहला कारखाना कहाँ खुला? सूरत में खुला था इसने। बाकी बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली जो है हॉकी के अंदर किया जाता है। दीन इलाही धर्म को किसने चलवाया था? तो दीन इलाही, इसको चलवाने वाला वो था जो मुगल शासक था, वो अकबर था। कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई, और ये बहुत बार सवाल को रिपीट किया गया, मतलब मैंने 3 से 4 बार रिव्यू मैंने कराया है अलग अलग ईयर्स में, कभी 19 में, 20 में, 21 में, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे। तो ये सवाल पूछा गया बहुत बार। 36,000 किलोमीटर होते हैं वो। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? जब कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें बहुत ज्यादा खून वून बहा, सम्राट अशोक ने बहुत ज्यादा कत्ल किया करवाया। उसके बाद थोड़ी सी इसका हृदय परिवर्तन हो गया। बाद में बोला अशोक साहब ने कि चलो भैया, अब जो है ना, अब इतना खून वून करके हमारा पेट भर गया, अब हम लोग अपना लेते हैं शांति का धर्म, बौद्ध धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद महाराज ने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और इनकी बेटा बेटी के नाम क्या था? महेंद्र और संघमित्रा। ये पूछ देता है कभी कभार सवाल, ठीक है? डिस्टिंग्विश के देखो तीसरे
छठे और आठवें और 11वें अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? देखो भाई, डिस्टिंग्विश एक वर्ड है, DISTINGUISH। इसका थर्ड नंबर का, सिक्स्थ नंबर का, आजा भाई, 6 नंबर का, और फिर कौन सा कह रहे हैं, 8वें नंबर का, ये, और 11वें नंबर का, 11th नंबर का। लेटर्स को निकालो, SNUH, ठीक है। इनमें से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ और बताओ उसका पहला लेटर क्या बनेगा। तो आप में से अगर कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे क्या बनेगा क्या बनेगा, तो मैं बताता हूँ, वो बनेगा सन, SHUN। बोलोगे ऐसे नहीं होता है सर, सन SUN होता है। मैं बोलूँ नहीं, ऐसे भी होता है, SHUN भी होता है। तो फिर कहोगे सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होता है रूठ जाना। हाँ, रूठ जाना एक तरीके से होता है, गुस्सा उस्सा हो जाना, भागने लगना, भाग भाग तेरे साथ मैं नहीं रहूंगा, या फिर जो भी है, समझ गए ना बात। तो स्टार्टिंग का लेटर एस है। अब आगे कह रहा है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखो भाई, अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो पुलिस आंसर कर दो आप, तो आपको मिलेगा इसी बात पे 0.25 माइनस में, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो पुलिस आंसर नहीं कर सकते। कहोगे सर बेवकूफ़ ना बनाओ, अपराधियों को तो पुलिस ही पकड़ते हैं, लेकिन सवाल के अनुसार पुलिस को क्या कहा गया है? पुलिस को शिक्षक कहा गया, तो टीचर भैया जाके पकड़ेंगे अब अपराधियों को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। कह रहा है राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु उतना नहीं जितना कि रवि है। अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। सबसे अधिक लंबा कौन है? देखो, राम जो है ना, मनु से ज्यादा लंबा है। राम जी मनु जी से ज्यादा लंबे हैं, परंतु उतना नहीं जितना रवि है। तो राम जी रवि जी से छोटे हैं। और अनु जो है दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। तो अनु जो है वो मनु से छोटा है। और ये किससे लंबा है? दिलीप से। दिलीप ही नाम था ना इसका। हाँ, कह रहे सबसे लंबा कौन है? रवि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखो, कह रहा है अगर x मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की माता है, a माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, a प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, a डिवाइडेड बाई बी की मतलब है ए बी का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब दादा है। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। ऐसे सवाल को ना हम हमेशा ऑप्शन से बनाते हैं, बिकॉज ऐसे पहले से क्या बनाओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसे मतलब ऑप्शन को अगर छुपा ले तो फिर किसी से बनने ही वाला नहीं सवाल ये, बिकॉज बिना ऑप्शन के क्या समझ में आएगा। देखो पहली बात ना, जब क्या कह रहा है, एफ जो है एच के ग्रैंडफादर है, तो एफ और एच के बीच में कोई एक और इंसान आएगा, तो वो सबके अंदर देखो है, एफ और एच के बीच में एक इंसान है जो कि एक जे होगा जो कि एच का पिता होगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं जे बोल रहा हूँ, और जे जो है ना एफ का फादर होगा। तो फादर के लिए देखते हैं कौन सा वर्ड यूज कर रखा है। जब दोनों फादर ही होंगे तो ये तो सेम होना चाहिए, तो इमेजिन कर सकते हो। देखो एच के पिता जे और जे के पिता एफ होंगे, तभी जैसे आपके पिता आपके फादर, ठीक है, मान लेते हैं मोहन नाम का व्यक्ति आपके पिता है, तो आपके पिता मोहन और मोहन जी के पिता जो होंगे वो आपके दादाजी होंगे। तो मतलब कुल मिला के दो पिताओं के बारे में हमको जिक्र होना चाहिए, और दोनों पिता के लिए सेम सिंबल का यूज होगा। अगर जब हम फादर का यूज कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए बी का पिता है, और बाकी अदर सिंबल का मतलब तो कुछ और रिलेशन निकलेगा, मतलब दोनों में सेम सिंबल होना चाहिए, जो कि सी में और डी में है। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे, समझदारी आ जाएगी, तो फटाक से ऑप्शंस को मतलब कम टाइम के अंदर एलिमिनेट कर लोगे कि ए बी को चेक ही नहीं करना अपने को, सी को देख लेते हैं। अब कह रहे हैं देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है? फादर। अब अगर एच का फादर जे है और जे का फादर एफ है, तो ठीक है, जे मतलब एफ क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे एच के। लेकिन डी में करेंगे तो उल्टा निकल जाएगा, एफ के पिता जे और जे के पिता एच, तो यहाँ एच ए दादाजी बन के बैठ गया, तो जबकि गलत है, एफ को दादाजी बनाना था। तो ऑप्शन नंबर सी में एफ दादाजी बन गए खड़े खड़े। ठीक है, चलो बिना कुछ मेहनत के यहाँ पे दादाजी हो गए, ना दादी आई ना बहू आई, कुछ नहीं, दादाजी बन गए। आगे चलो 12 नंबर सवाल देखते हैं। एक दिन रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर साउथ की ओर जाता है, दक्षिण में जाता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ओके, 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है भाई? फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या हुआ? अंत में बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला।
तो उसे वहां से घर पहुंचने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए डिस्टेंस। इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से साउथ में जा रहा है, 10 किलोमीटर। यहाँ से राइट में मुड़ेगा तो 5। ठीक है, यहाँ से फिर कह रहा है अंत में कहाँ मुड़ रहा है भाई, बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पे ना कुछ सवाल में एरर लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जाएगा बाईं ओर। तो सवाल में गलती नहीं है, मैंने पढ़ लिया गलती, मैं डायरेक्टली इस पे आ गया था कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है। जबकि एक बार और है, 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो मतलब यहाँ से ना राइट साइड मुड़ के 10 किलोमीटर चलेगा। मैं डायरेक्टली लास्ट वाले पे आ गया था और अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो फिर अब लेफ्ट में जाएंगे तो 10 किलोमीटर इधर जाएंगे। ये बी पॉइंट हो गया। और ये अब बताओ बी से ए पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस आना होगा। तो पहले तो ये 10 किलोमीटर चलना होगा और बीच का ये जो पुल है ये नीचे का 5 है, तो ऊपर भी 5 किलोमीटर ही होगा। तो 10 प्लस में 5, 15 किलोमीटर चला दो भाई को। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। बात समझ में आ रहा है। तो 15 किलोमीटर चल के ये अपने घर पहुंच जाएंगे। चलो आगे सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है और आलोक समीर से 8वें स्थान नीचे है। तो नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा। कह रहा है समीर जो है ना ऊपर से 12th नंबर पे है और आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। तो समीर से 8 बार काउंट करोगे तो आलोक मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर से आलोक की क्या रैंक आएगी मेरे को ये बताओ। तो समीर तक 12, अब 12 प्लस 8 बच्चे और जो हो गया आलोक का, तो कुल मिला के ऊपर से ये 20वें नंबर पे है। तो कह रहा है नीचे से आलोक का क्या रैंक होगा। जब टोटल यहाँ पे 40 लोग हैं तो 20 के बाद 20 बच्चे और बैठे हैं ना। यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट और बैठे हुए हैं। तो नीचे से काउंट करोगे तो 20 बच्चे पहले जो बैठे हैं वो और एक आलोक, तो मतलब 20 प्लस में 1, 21st नंबर रैंक लेके बैठा है नीचे से आलोक भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। एम्बेरेस्ड का मतलब है अगर ह्यूमिलिएटेड है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फ्राइटेंड किससे संबंधित है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए तभी ये रागा बनेगा, रीजनिंग का ये सवाल बनेगा आपसे। एम्बेरेस्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। ह्यूमिलिएटेड का मतलब भी क्या होता है, शर्मिंदा होना। तो देखो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। इस प्रकार बताओ मेरे को ऑप्शन में डरने से रिलेटेड कौन सा है, टेरिफाइड मतलब डरा हुआ। करेक्ट आंसर ये है, डरा हुआ से रिलेटेड है। 15 नंबर देख रहे हैं, एमंग को ये लिखते हैं NOGNAOGM, स्पाइन को लिखते हैं NSIEP। तो लेमन को क्या लिखेंगे भाई, देखो पहली बात AMONG को लिखते हैं NAOM। ठीक है, और SPINE को लिखते हैं NSIEP। देखो इसका जो फर्स्ट नंबर पे था इसमें वो सेकंड नंबर पे आ गया। बात समझ में आ रही हो। और इसका भी जो फर्स्ट नंबर पे था इसमें सेकंड नंबर पे आ गया। उसी प्रकार लेमन का हम लोग रस निकाल के वही काम करेंगे। LO छोड़ दिया हमने, ये तो खैर लेमन नहीं है, वो लेमन अलग होता है। इसका L को ना सेकंड नंबर पे ले जाओ, 2 नंबर पे। और इसका जो देखो यहाँ पे 4th नंबर पे N है वो फर्स्ट में आ गया यहाँ पे। तो इसका 4th नंबर पे O जो है ना यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ले आओ। O थोड़ा सा ऊपर लिखना था, OL से स्टार्ट हो जाएगा। OL से दो स्टार्ट हो रखे हैं, C and D दोनों। अब देखो इसके लास्ट में M है, तो जो सेकंड नंबर पे था वो लास्ट में चला गया। इसमें P जो सेकंड नंबर पे था वो लास्ट में, और इसका जो A सेकंड में है वो लास्ट में जाना चाहिए। तो मेरे को बताओ, कुछ नहीं बताओ, सब में वही हाल है। आगे देखते हैं। M को क्या करेंगे, थर्ड वाले को कहाँ पहुंचाओगे। इसका थर्ड जो है ना वो थर्ड नंबर पे ही है, इसका थर्ड भी थर्ड नंबर पे और इसका थर्ड भी थर्ड नंबर पे। OLM कहाँ पे है भाई, अब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C के अंदर है। ठीक है, बहुत रुला दिया सवाल ने। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बनता है, कह रहा है 2:30 जो है ना ये टाइम हो रही है। तो आवर्स के मतलब घंटे के और मिनट की सुई के बीच में, नडल के बीच में, हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये चीज बताओ। क्योंकि सर इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, इसकी कोई प्रॉब्लम ही है। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था आपने 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 2। और इसका आंसर माइनस में भी आए तो उसको हम लोग माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो 60 इंटू घंटा 2 है, 2 घंटा से मल्टीप्लाई कर दो। 11 इंटू 30 मिनट है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई 2।
ये कह सकते हो 120 माइनस 330/2, तो कह सकते हो कितना इसको हो जाएगा 210/2, तो 105 डिग्री। ये माइनस में होगा बट माइनस को भूल जाओ, माइनस डिग्री नहीं होता। 105 डिग्री का है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। 17 नंबर कह रहा है सर इनमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है, ये चीज बताओ। तो मुझे उम्मीद है कि दिख गया होगा। देखो 6 का स्क्वायर है इसके अंदर, इसमें 7 का स्क्वायर है, इसमें 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो जो नहीं है। तो डी में 8 का स्क्वायर है, बी में 7 का स्क्वायर है, ए में भी क्या है 6 का स्क्वायर है। बट सी वाला डिफरेंट है बिकॉज ये स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक ट्रेन 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये चीज बताओ मेरे को। उसी दूरी को तय करने में, ठीक है। अब देखो उसकी स्पीड क्या है, पहले तो ये चीज बताओ आप। स्पीड क्या है, कह रहा है डिस्टेंस बटा टाइम है, तो कह रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। और ये 15 मिनट में तय कर ले रहा है, तो 15 को ना हम घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड मारते हैं, तो ये 15 चक्के 60, तो ये स्पीड बराबर हो जाएगा 20 × 4 मतलब 80 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो हो गया स्पीड हो गया, ठीक है। अगर उसकी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर यहाँ पे डिस्टेंस वही हो रहेगा आपका 20 किलोमीटर, लेकिन स्पीड अब 80 में 10 बढ़ा दोगे तो 90 की स्पीड से भगाओगे तो टाइम क्या लगेगा। तो अभी सर देखो 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 90 इंटू टी कर दो, तो टी बराबर हो जाएगा 0 0 कट के 2/9। ये कहोगे सर ये तो घंटा है, भाई मिनट में कन्वर्ट करेंगे इनको, 3 3 9 और 3 2 इतना, ठीक है। ये हो गया 40/3 मिनट। अब ये 40/3 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 13 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। यही आ रहा है ना, हाँ करके देख लो आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कह रहा है घनाभ का आयतन अगर दे रखा है 1512 सेंटीमीटर क्यूब, 1512 सेंटीमीटर क्यूब, यदि आधार का क्षेत्रफल 102 सेंटीमीटर क्यूब है। आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, मान लो अगर कोई क्यूबॉइड है, ठीक है ऐसा, तो इसका बेस कैसा होता है, कहोगे सर रेक्टेंगल की तरह, मतलब आयत की तरह। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी ऊंचाई बात करो, याद करो। देखो भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेंथ वेट एंड हाइट। तो सर LBH की वैल्यू है 1512, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू 108, तो यहाँ से लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू रख दो, तो 108 इंटू H बराबर हो जाएगा 1512। तो H बराबर क्या हो जाएगा 1512/108, डिवाइड मार दोगे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर। चलो आराम से बनाओगे, बन जाएगा, लॉजिक लगाओगे लग जाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन आजकल ऐसी सवाल ले जा रहा है, दो अलग अलग फिगर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फिगर एक ही था, लेकिन असल मायने में देखें तो दो चीजों का फॉर्मूला, एक तो हमको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एक क्यूबॉइड का, दो चीज मतलब घनाभ का और यहाँ पे आयत का। तो हमको मेंसुरेशन का फॉर्मूला जुबान पे याद होना चाहिए। अगर जुबान पे याद है तो आंसर आपके एग्जाम में बन जाएगा इसे, ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तानियों जैसी हाल हो जाएगी, कटोरा लेके वो लोग भीख मांग रहे और आप कटोरा लेके मार्क्स मांगोगे। बात समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। ये है cos थीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो फिर कह रहा है P बराबर अगर tan थीटा दे रखा है सवाल में, तो बताओ P स्क्वायर -5P - 2 की वैल्यू बताओ। कहोगे सर ये सवाल काहे दिया आप, ये तो बेतु का सवाल है। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल भी बेतु का सवाल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है, बशर्ते कि इसमें पाकिस्तानियों जैसी दिमाग नहीं होनी चाहिए, इंडियन जैसा माइंड होना चाहिए, माइंड सेट। देखो भाई इसके अंदर क्या सीन है ना, cos थीटा बराबर 1/2। अब ये cos 60 के वैल्यू के बराबर होता है कि नहीं 1/2। कहोगे हाँ सर इंडिया में पढ़ाया गया, तो थीटा बराबर क्या होता है 60 डिग्री हो गया। कहोगे वाह सर। कहोगे सर tan थीटा बराबर P दे रखा है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री रखेंगे, तो tan 60 बराबर P,
तो tan 60 का बराबर होता है √3 के बराबर, तो p की वैल्यू √3 हो गई। सही बोले आप, ठीक है। तो p स्क्वायर की वैल्यू रख दो √3 का स्क्वायर -5 इंटू √3 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 5 √3 -2, ये क्या हो जाएगा भाई, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 - 5 √3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई जनाब? हाँ सर। चलो, ये कह रहा है ज्योति ने एक स्कूटी 26,000 में खरीदी, 26,000 रुपए में, सोने के सिक्कों के साथ नहीं, जो करेंसी चलती है उससे, क्योंकि ये ज्योति है, ध्यान देना, लड़की है, ठगाएगी नहीं, ठग के चली आएगी। उसने इसे 10% की हानि पर बेचा, उस पैसे से उसने दूसरा स्कूटर खरीदा और 20% के प्रॉफिट पे बेचा, कुल लाभ या हानि? भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे होता ना तो पहले बोल देता कि इसको हानि तो हुआ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ज्योति है, ठीक है ना। जितेंद्र होता तो भले उसको नुकसान हो जाता, लेकिन ज्योति लड़की है तो उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों को नुकसान वाला काम करती ही नहीं, वो हमेशा फायदा देखती है। तो भाई देखो यहाँ पे, खैर वो मजाक की बात अलग है, लेकिन जरूरी नहीं है, सवाल में लॉस भी हो सकता है, इसलिए लड़की के नाम देके प्रॉफिट नहीं कह सकते हम लोग। ओके, रियल लाइफ से और क्वेश्चन में बहुत फर्क होता है। तो देखो, ज्योति ने अगर खरीदा कितना में, वो तो पहले साइड रखो। पहली बार उसने R1% का लॉस किया, 10% का, ये माइनस में चल रही थी। बोले अच्छा बेटा, हमसे पंगा ले, हम 20% इस बार प्रॉफिट करेंगे। R2 की वैल्यू हो गई इतनी, तो प्रॉफिट हुआ है तो 20, R1 R2 का फॉर्मूला जो था, लॉस हुआ है तो माइनस, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 20 × 10/100, ये 0 0 कट गया, ये हो जाएगा कितना, 10%, और ये हो जाएगा 2, मतलब कुल मिला के तो 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो कुल कितना लाभ हुआ? तो कहोगे सर कुछ नहीं, 26,000 का 8% निकाल दो, जितना प्रॉफिट हुआ होगा वही आंसर होगा। 0 0 कट जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20, ठीक है। और बाद में एक जीरो है ना यहाँ पे, 260 का ही जीरो हुआ, छोड़ दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 2080 रुपया कमा ली, देख रहे हो ना, एक के दिन में। इसको कहते हैं, छोड़ो नहीं कहेंगे कुछ, आगे कहते हैं। 22 नंबर सवाल है, यदि देखो अभी ना बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। जब से TOD लागू हुआ है और अग्निवीर में गर्ल्स की एंट्री हुई है ना, तब से मैं अपने जुबान को बहुत कंट्रोल करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब छोटी छोटी लड़कियां भी पढ़ती हैं, ठीक है। जैसे आप छोटे छोटे लड़के हो ना, पहले कुछ भी बोल देते थे, चलता था, अब नहीं चलेगा। ये कह रहा है यदि एक आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल क्रमशः 29 मीटर और 420 मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी है? देखो, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर हमको नहीं पता, तो किसको पता होगा बताओ? आप पढ़ रहे हो, आपको पता होना। चीज का विकर्ण होता है √L² + B², जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या कह रहा है कि इसके अंदर आयत का विकर्ण 29 दे रखा है, तो बताओ मेरे को L² + B² बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे सर 29 का स्क्वायर। अब आपके ऊपर एक पहाड़ टूट गया होगा, बोलोगे कौन सा पहाड़ सर? सर 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। कहेंगे जी सर, वो आपको याद होना चाहिए 841, ठीक है। अब L² + B² की वैल्यू होगी 841, उनको रहने दो अभी। ये कह रहा है L × B की वैल्यू कितना दे रखा है? 420, मतलब एरिया का फॉर्मूला तो वही होता है ना। हाँ जी, तो यहां से एक चीज और आगे बढ़ेंगे, A² + B² का फॉर्मूला क्या होता है? A², देखो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ रफ में, ठीक है, ताकि समझ में आए। A² + B² लिख सकते हैं हम लोग, A + B का होल स्क्वायर को मिटाओ, ठीक है। अब ये जब जब मेरे को स्क्वायर बोलता हूँ ना, मेरे को एक लीडर का नाम याद आ जाता है, A + B का होल स्क्वायर -2AB, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे L है A की जगह पे और B की जगह पे क्या है? B ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हो L + B का होल स्क्वायर -2LB = 841। अब देखो LB की वैल्यू क्या दे रखी है? LB की वैल्यू 420 दे रखी है, 420, तो L + B का होल स्क्वायर -2 × 420 बराबर 441। अब देखो इसको ना हम लोग यहीं पे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो L + B का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? 841 - 420 को मल्टीप्लाई करोगे तो 840 हो जाएगा, ठीक है ना। 420 दे ही रखा है ना यहाँ पे, तो आराम से इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 420 दे रखा है, थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जुड़ जाएगा ना ये। भाई मैं कहूँ माइनस हो गया, माइनस कैसे कर रहे हैं हम लोग? फिर तो कुछ बचता ही नहीं हमारे पास, एक बचता। चलो, ये ऐड हो जाएगा 840,
ये एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कह सकते हो आप, कहोगे सर 1681। तो एल प्लस बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1681। 1681 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे सर इतना तो नहीं याद है, तो करके देख लो 41 आ जाएगा। तो एल प्लस बी की वैल्यू 41 आ गई और एल इंटू बी की वैल्यू 420 है। तो 420 को ना इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे, 420 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 420 आ जाए एल और बी की वैल्यू को, और जोड़ने पे 41 आ जाए। ओके ऐसा हो सकता है सर, देखो ऐसा कैसे होगा, 420 को यहाँ से हम डिवाइड मारेंगे तो ये 20 के टेबल से मार देते हैं बड़े बार एक बार, तो 20 दूनी 40 और 21 मतलब 20 इंटू 21। तो बात समझ में आ रहा है, मतलब एल की वैल्यू हो गई 21 और बी की वैल्यू हो गई 20। लंबाई ज्यादा होता है ना चौड़ाई से, तो लंबाई हो गया आपका 21, ऑप्शन नंबर बी में है, और चौड़ाई हो गया 20। अब 20 और 21 ऐड करोगे तो देखो एल प्लस बी की वैल्यू 41 आ जाएगी, और 20 और 21 को मल्टीप्लाई करके देखो 420 आ जाएगा। कितना मजेदार सा सवाल था ये। आगे देखो, यदि किसी धन का योग, ठीक है, 12 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो फिर राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब इसकी ब्याज की ऐसी की तैसी। पहली बात तो हमने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, मूलधन कितना दिया था, प्रिंसिपल हमने कितना दिया था भाई, मूलधन दिया था p रुपीज। हमारा अमाउंट कितना बन गया सर, अमाउंट बोले तो मिश्रधन कितना हमारा बन गया सर, कहेंगे सर 4 गुना हो जाएगा तो 4p। तो सर SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, 4p में से p को घटा दोगे तो 3p बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PRT/2, ठीक है, और ये क्या लिख रहा हूं, PRT/100 इज इक्वल टू SI, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है पता, P की वैल्यू P है, R की वैल्यू नहीं पता, T का वैल्यू क्या है 12 वर्ष बाद, तो 12 लिख दो, और SI हो गया कितना उसका 3p, और यहाँ पे 100 का 100 रहने दो, तो PP तो कट जाएगा, यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है तो 4 से कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा 12, और ये 25 बार में, तो R बराबर कितना हो गया 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका C। बात समझ में आ गया ना, चलो फिर चलते हैं आगे। कह रहा है ए बी की बी से दुगना कार्य करने में क्षमता रखता है, मतलब A/B अगर लिखते हैं हम लोग उसकी एफिशिएंसी के बारे में, तो 2/1 हो जाएगा। दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो दोनों बोले तो 3 एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी 2 की और एक एफिशिएंसी किसकी, तो एक एफिशिएंसी बी की, तो 3 एफिशिएंसी के साथ 18 दिन में, मतलब 3 को पावर लेके ना 18 दिन के अंदर 3 यूनिट पावर लेके 18 दिन में खत्म करेंगे। तो ए बेचारा अकेले 2 पावर के साथ कितना x डेज में खत्म करेगा, तो यहाँ पे आप 2 से 9 को घटा लो, तो x बराबर आ जाएगा 27। 27 डेज के अंदर ए भैया पूरा काम को निपटा सकते हैं। आगे देखो कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को ना 9 दिन और 15 दिन में खत्म करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करेंगे तो एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कहोगे सर ये सवाल काहे दे दिए, तो हमसे बनता ही नहीं, अल्टरनेटिव बोला। तो कहिया बनाओगे, एग्जाम के बाद बनाओगे, आज ही बना लो भाई। देखो ए और बी, ए अकेले 9 दिन में खत्म करेगा, बी 15 दिन में खत्म करेगा। अब जब भी ऑल्टरनेटिव बोला होता है इनका एलसीएम निकाल लिया करो, एलसीएम हो जाएगा 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45, मतलब दोनों 45 डिवाइड मार सकते हैं मिनिमम वैल्यू, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 45। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 के टेबल से कितने बार में खत्म हुआ, 5 बार में, 15 से 3 बार में, मतलब ए एक दिन में 5 टास्क कंप्लीट करेगा और बी एक दिन में 3 टास्क कंप्लीट करेगा, और ये टोटल टास्क कितने हैं 45 वर्क हैं। तो वर्क देखो ये डेज का रेशियो हमने एलसीएम निकाला तो ये पूरा वर्क निकल गया, और हम लोग डेज से ना वर्क को डिवाइड मारेंगे तो एक दिन में किया गया काम निकल गया। बात समझ में आ रहा है, तो पूरा 45 काम है और ए एक दिन में 5 काम खत्म कर लेगा और बी एक दिन में 3 काम खत्म करेगा। कहने का मतलब अगर 45 घर बनाने हैं ना, तो ए मतलब अगर एक दिन काम करेगा तो 5 घर बना पाएगा, और बी एक दिन काम करेगा तो 3 घर बनाएगा। हमने डिवाइड मार के देख लिया। तो लेकिन एक साथ काम नहीं कराना, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, इसे थोड़ा लफड़ा हो जा रहा है। तो मान लेते हैं ए और बी 2 डेज हो जाएगा अगर काम करेंगे तो मिलके कितना काम करेंगे 2 दिन में, तो 5 + 3 8 वर्क को काम कर ले, मतलब कंप्लीट करेंगे 2 डेज में।
ठीक है। अब 8 काम कंप्लीट कर लेंगे 2 दिन के अंदर, 8 काम, तो टोटल टास्क है 45, 8 से डिवाइड मार लो 40 कट जाएगा, तो मतलब 5 भागफल आया। तो 2 दिन में 8 काम कर रहे हैं ना ये, तो 5, ये 5 इंटू 2 कर लो, 10 डेज में कितना काम कर लेंगे, 40 काम, और बचा कितना काम और 5 काम, तो फिर ए लगेगा तो 1 दिन में निपटा देगा, तो मतलब 1 दिन और लग जाएगा। ठीक है, रुको, यहाँ पे काम से क्या मतलब, अपने को डेज से मतलब है ना। देखो 40 काम अगर निपट गया हमारा 10 दिन में, 40 वर्क निपट गया, अगर मैं समझाऊं आपको, थोड़ा सा समझाने का तरीका बताता हूँ, कुल मिला के 10 दिन ऐसे आ जाएगा और 1 दिन 11 दिन। देखो 2 दिन में अगर 8 काम करते हैं, ठीक है, या फिर मैं बेसिक से काम करूँ, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी। ठीक है, वैसे देखो सिंपल अगर मैं बता दूं बेसिक से ना, तो पहले 1 दिन में 5 काम कर लेगा ए, फिर बी अगला दिन 3 काम करेगा, फिर 5 काम करेगा, ये अगला दिन 3 काम करेगा, फिर 5 काम, फिर 3 काम, फिर ए फिर करेगा 5 काम, ऐसे कितने काम हो गए, 40 काम, 45 काम करवाने अपने को। इस तरीके से आप लिखते जाना, और जब आपका 45 कंप्लीट हो जाए जोड़ने पे, देखो जैसे हो जाएगा ना, ये 5 3 8, ये 5 5 10 3 13 3 16, ऐसे करते जाओ। जब ये टोटल मिला के 45 आ जाएंगे, तो कितनी बार 1 2 3 4 5 करके यूज हुआ वो देख लेना, 11 दिन आ जाएगा। लेकिन इतना करेंगे तो एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, लेकिन शॉर्टकट समझते हैं इस काम को, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए किया आपको। देखो अब थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा यहाँ पे ज्यादा समझाने के लिए, ये मत कहना कि लंबी वीडियो बना रहे हो सर। देखो भाई यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर पहले ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन काम हुआ ना, 1 दिन ए का दूसरा दिन बी का, तो 2 दिन में टोटल कितने काम हुए, 5 और 3 मिलके 8 काम हुए। 2 दिन में 8 काम, तो हमारे पास टोटल कितने काम है, 45। तो 45 को 8 से भाग मारेंगे तो 5 से कटेगा ना ये, तो 5 काम रह गया है। तो ये हमने निकाला है 5 से भागफल, तो 5 को ना 2 दिन का हिसाब से लेके चलना है, तो 2 दिन से डिवाइड मार दो, कुल मिला के 10 दिन काम हुआ है, और 1 दिन का काम रह गया, 5 काम और 1 दिन रह गया ना, 5 काम रह गया, तो 5 काम कौन करेगा, अब ए की बारी है, तो ए अगले दिन जाएगा 5 काम करने, तो मतलब 1 दिन और लग जाएगा, कुल मिला के 11 डेज लगेंगे। और 10 + 5 मत कर देना, शेष मत जोड़ देना, ये टास्क है, ठीक है, ये पेयर में डेज है, और ये क्या है, वर्क है। बात समझ में आ रहा है, चलो यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज खेला हो जाएगा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये देखो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑल्टरनेटिव बोला, खाली एक बार समझने की जरूरत है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर जहन में बैठ गया तो आप फोड़ दोगे एग्जाम में विद इन 16 to 20 सेकेंड। अगर नहीं समझ में आया तो फिर 20 मिनट में भी ना बनने वाला आपसे। आगे देखो ए बी सी डी के वेतन का रेशियो इतना 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 है, 2365 है, उनकी कुल मजदूरी 3200 है, तो ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है, तो ए माइनस सी, सॉरी सी का कम है ना, तो ए का कम है ना, तो सी माइनस ए बाई कर लो, ए बी सी डी इंटू टोटल हो जाएगा 3200, तो सी का 5 6 है सी का, और ए बाई का 2 है, डिवाइडेड बाई 6 3 9 10 11 16, 16 इंटू 3200 कर लो, ठीक है, कुल मिला के आ जाएगा 4/16 डिवाइडेड बाई 3200। ये 4 बार में कट जाएंगे और ये 800 से कट जाएगा, तो 800 का डिफरेंस है उनके कमाई के बीच में, ठीक है। चलो 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है आपसे किस वाट के जगह पे क्या आएगा। भाई पहली बात देखो, इसको ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा मिलेगा, और नीचे में एक साइड ऐड कर दो बस। तो इसको भी 90 डिग्री घुमाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे मिलेगा जो कि था। एक साइड और ऐड करना है, तो एक साइड ऐड करोगे, कुछ बीच में ऐसे डमरू बना दो इसको, तो ये तो सी नहीं बना सकते बिकॉज उसको घुमाना था, डी भी नहीं होगा, तो बी में क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर 2 साइड ऐड कर रखा गया, तो बी नहीं होगा। बचा कौन सा, ए। 28 नंबर देखो, वीडियो को रोक के खुद से इमेजिन करो, बिकॉज वीडियो लंबी थोड़ी बन रही है, बहुत सारे लोग बवाल करेंगे सर इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाया करो, ठीक है। चलो ये देखो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो अब पहले यहाँ पे था एक, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अगली बार एक कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो ऐसा किसके अंदर है, ए के अंदर है, इसमें भी बस। अब देखो ये क्या ना, डॉट यहाँ था फिर यहाँ आ गया, कुल मिला के देखो 1 2 घर आगे गया, फिर यहाँ के बाद 1 2 3 घर आगे गया, उसके बाद देखो यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 घर आगे चला गया, तो इस बार 5 घर आगे जाएगा, तो एक रुको, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे किसके अंदर है, डी के अंदर है। चलो ये मकई भुट्टा, कौन सा आंसर सही होगा,
देखो भाई, ये जो ऊपर में था ना इसका नुकीला, ये बीच में आ गया यहाँ पे, मतलब क्या कह सकते हैं इसको हम लोग। और एक चीज मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ना कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है, तो हम लोग क्लॉकवाइज बोलना था, मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया यहाँ पे। और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की साइड घूम रही है, तो इसको अगर जो पॉइंट यहाँ पे है इसको घुमाओगे तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बी में एंड ए में है। तो भाई देखना एक चीज और है कि इसके अंदर 6 दाने हैं तो इसके 5 ही दाने हैं, तो इसके 6 दाने को 5 दाने बनाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलो जनाब कमेंट करके बताओ कितने सही किए। बाकी देखो कम टाइम के अंदर ना इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर एक बार मन लगा के पढ़ लिए ना इस बैच में 8 मंथ की वैलिडिटी है। अगर इस बार मान लो आप न्यू भी हो ना, तो अगली बार से पहले आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी जान लगा दोगे 8-10 घंटे पढ़ने की आदत ना, तो इसी बार जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसको फोड़ दोगे, लेकिन मन लगा के पढ़ लोगे इस बैच में तब। जस्ट 600 रुपए में आजकल किताब भी नहीं मिलेगा आपको जितना मैं आपको वीडियो लेक्चर मॉक टेस्ट और पीडीएफ वगैरह सब दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी एप्टीट्यूड स्टडी आपको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, पेड कोर्सेज से रिलेटेड, तो व्हाट्सअप करो। यहाँ पे पूछोगे ना कि सवाल बताओ, नहीं बताएंगे, मैं नहीं रहता हूँ, कोई और रहता है यहाँ पे। 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।